नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत तो काफ़ी साल पहले हो गई थी, लेकिन इस शुरुआत का असर कई सालों बाद दिखा। मतलब मेरी बात आप सबको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जब ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको मेरी सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आज की ये कहानी और आज की ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ कुछ साल पहले की ही घटना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, धीरे धीरे बड़े शहरों में लोगों की संख्या, लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से शहर भी अपने सीमा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब कि शहर के आगे के इलाके को भी शहर में मिलाकर घर बनाए जा रहे हैं। और आज की डेट में हर किसी के आंखों में एक ही सपना होता है कि उसका भी अपना एक बड़ा अच्छा घर हो, एक शहर जहां वो रह रहे हैं वहां पर वो परमानेंट रहने के लायक हो जाए। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपका अपना खुद का उस शहर में एक मकान हो। और आज की ये कहानी है राकेश की। राकेश ये भी कई सालों पहले एक बड़े शहर की तरफ आया था, अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर कि वो भी इस शहर में कुछ बहुत अच्छा कर लेगा। और कुछ समय बीतते बीतते राकेश की बहुत सारी उम्मीदें पूरी भी हो रही थीं, लेकिन अब राकेश के भी आंखों में वही सपना था जो कि हर इंसान की आंखों में होता है, अपना घर खरीदने का, अपना खुद का घर बनाने का। लेकिन ये सपना इतने बड़े शहर में पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। राकेश कई दिनों से एक अच्छी सी जगह की तलाश में था, जिससे कि वो अपने घर का सपना पूरा कर सके। लेकिन ज़्यादातर उसे हर जगह ऐसी ज़मीन या ऐसे घर देखने को मिलते थे जो कि पसंद तो एक नज़र में आ जाते, लेकिन वहाँ की कीमत इतनी ज़्यादा होती कि राकेश कुछ सोचकर अपने पैर पीछे खींच लिया करता था। आइए मैं सबसे पहले आपको राकेश के परिवार से मिलाती हूँ। राकेश के परिवार में उसकी एक प्यारी सी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बेटी जो कि अभी 8 साल की है और एक बेटा जो कि 5 साल का है। जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस इस सपने को जल्दी से जल्दी पूरा करने की, ताकि वो पूरी तरह से इस शहर का हो सके। राकेश इसी कोशिश में बहुत लंबे समय से लगा हुआ था और उसने इस बारे में अपने कई सारे दोस्तों को भी कह रखा था कि अगर उनके नज़र में कोई ऐसा घर या कोई ऐसी ज़मीन हो तो उसे एक बार ज़रूर बताएं। आखिरकार वो समय आ ही गया जब राकेश की ये उम्मीद पूरी हुई। उसे एक दोस्त के माध्यम से ही ऐसी ज़मीन का पता चला जो कि शहर के थोड़े बाहरी हिस्से में थी, लेकिन वो ज़मीन राकेश के बजट में थी। राकेश ने आखिरकार वो ज़मीन देखी और उसे वो ज़मीन बहुत पसंद आई। उसने उस ज़मीन का सौदा तय करने का सोच लिया। कुछ ही दिन में सारी चीज़ें बहुत आसानी से पूरी भी हो गईं। राकेश काफ़ी खुश था, उसके घर वाले भी काफ़ी खुश थे। देखते ही देखते कुछ ही समय में राकेश ने अपने पसंद का, अपने मन मुताबिक एक बड़ा प्यारा छोटा सा घर वहाँ पर बनाकर जल्दी ही तैयार कर लिया। अब बारी थी राकेश को अपने परिवार को साथ लेकर वहाँ पर शिफ्ट होने की। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर वो सब लोग
उस घर में शिफ्ट भी हो चुके थे। गृह प्रवेश की पूजा और सारी चीजें जो भी जरूरी होती हैं एक नए घर में जाने से पहले राकेश ने वो सारी चीजें करवाई थीं। राकेश के उस जमीन को लेने के बाद उसके सामने ही देखते वहां की सारी जमीनें बिक चुकी थीं। वहां भी एक अच्छी खासी कॉलोनी बन चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहां पर राकेश के घर के अलावा भी और भी कई सारे घर जल्दी ही बनकर तैयार हो चुके थे। राकेश के गृह प्रवेश से पहले तो 2-3 लोग अपना घर पूरा करके वहां उस कॉलोनी में शिफ्ट भी हो चुके थे। अब राकेश भी उस कॉलोनी में आ चुका था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कहीं कोई परेशानी बिल्कुल नहीं थी और राकेश अब बार बार अपने इस घर को देखकर काफी खुश होता। उसे इन चीजों को लेकर काफी तसल्ली थी। एक दिन राकेश अपने घर पे सोया हुआ था और घर पर सोए हुए ही अचानक रात में उसकी नींद खुली, क्योंकि उसके कानों में बहुत तेज तेज कहीं पानी के बहने की आवाजें आ रही थी। राकेश ने तुरंत उठकर सब जगह चेक किया, लेकिन कहीं भी कोई भी नल खुला नहीं था। इस तरह की कोई भी परेशानी उसे नहीं मिली थी। लेकिन तभी अचानक से राकेश ने जब पलट कर देखा तो उसने देखा उसके हॉल की दीवार में अजीब सी दरार पड़ चुकी है और उस दरार से पानी बहुत तेजी से रिसते हुए पूरे हॉल के जमीन पर फैलता जा रहा है। राकेश हॉल में इतनी बड़ी दरार देखकर और उससे इतना सारा पानी रिसते हुए देखकर काफी घबरा चुका था। उसे काफी डर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो ये घर खुद बनवाया है और ये घर काफी मजबूत है, फिर अचानक से दीवार में इतनी बड़ी दरार कहाँ से आई और उसके अंदर से इतना सारा पानी रिस कर घर में कैसे आ सकता है। राकेश यही सब बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज, एक अजीब सी पुकार पड़ने लगी, जो आवाज लगातार उसको बुला रही थी। उससे बार बार ये कह रही थी कि वो उसके पास आ जाए। और राकेश ने ये आवाज सुनते ही तुरंत पलटकर चारों तरफ घूम घूम कर देखना शुरू किया, लेकिन राकेश को कोई भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। राकेश को ये चीजें काफी अजीब लग रही थीं, लेकिन थोड़ी ही देर में लगा जैसे राकेश कोई सपना देख रहा था और अचानक वो दीवार की दरार गायब हो चुकी थी। हॉल में बिखरा हुआ इतना सारा पानी वो भी अचानक से फर्श से पूरी तरह से गायब हो चुका था, ऐसे जैसे वहां पर पानी कभी था ही नहीं। राकेश उस दीवार को अब नजदीक जाकर छू कर देख रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, यहाँ पर इतनी बड़ी दरार थी और उससे इतना सारा पानी भी रिस रहा था। अब अचानक वो दरार कहाँ चली गई, सारा पानी कहाँ चला गया। राकेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन राकेश ने सच में इसे अपना सपना और वहम मानकर बात को वहीं छोड़ दिया और वो चुपचाप जाकर वापस अपने बिस्तर पर सो चुका था। और अगली सुबह उसके कॉलोनी में अजीब सी रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसकी पत्नी भी उठकर दरवाजे से यही देखने की कोशिश कर रही थी कि ये चीखने चिल्लाने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तब तक राकेश भी उठकर अपने पत्नी के पास पहुंचा और पहुंचते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ से इतनी सारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, क्या हो रहा है ये। पत्नी ने तुरंत राकेश को जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उठी, किचन में चाय बना रही थी, तभी अचानक से
रोने धोने की आवाज़ें आने लगीं। हम जाकर देखें क्या? लग रहा है जैसे 2 घरों से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। इस पर राकेश ने कहा, नहीं, तुम यहीं रुको, तुम चाय बनाओ, मैं तब तक देख कर आता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इतना कहकर राकेश हाथ मुंह धोकर तुरंत सामने वाले घर से, जहाँ से सबसे ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, वहाँ पर पहुँच चुका था और वहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई थी। ये बात राकेश को बिल्कुल सामान्य लगी। हाँ, किसी भी घर में किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है। इसलिए राकेश ने जो लोग वहाँ पर 2-3 पहले से इकट्ठा थे उनसे सवाल जवाब किए। वहाँ किसी ने कोई खास जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक इंसान ने ये बताया, अरे जैसे मौत यहाँ पर इनके घर में हुई है, वैसे ही वो 3 मकान छोड़कर भी उनके भी घर में ऐसे ही मौत हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से 2 घरों में लोगों की ऐसी मृत्यु हो गई है। देखने से तो सुसाइड लग रहा है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि जहाँ उनकी लाशें पड़ी हुई थीं, उनके कपड़े पूरी तरह से गीले थे और वो जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी होना संभव ही नहीं है और उनके लाश के अगल बगल पानी था भी नहीं। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? अब तो पुलिस आ ही रही है, वही पता करेगी कि हुआ क्या है। और ये बात सुनकर राकेश को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उसने फिर भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए चुपचाप घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ चाय पीने लगा। पत्नी ने जब सारी बातें पूछी तो राकेश ने जो भी बातें वहाँ पर सुनी थीं या उसे मालूम पड़ी थीं, वो बातें अपनी पत्नी को विस्तार से बता दी। राकेश वहाँ से आ तो ज़रूर गया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस बताए हुए इंसान की बातें और उसके घर में भी अचानक से रात में ऐसे पानी का अचानक फर्श पर फैलना और अचानक ही गायब हो जाना, वो बातें भी चल रही थीं। लेकिन राकेश ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। राकेश पूजा पाठ बहुत ज़्यादा तो नहीं करता था, हाँ, लेकिन उसका ये नियम ज़रूर था कि वो रोज़ भगवान के आगे धूप दीप ज़रूर करता है और उसने गले में भोले बाबा का एक छोटा सा लॉकेट भी धारण कर रखा था। वो भोले बाबा में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता था। क्या शायद यही वजह तो नहीं थी कि राकेश भी ऐसी ही किसी मुसीबत में पड़ते पड़ते बच गया? राकेश के दिमाग में कई सारे सवाल अचानक से आने लगे, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब एक भी नहीं था। थोड़ी ही देर में पूरे कॉलोनी में पुलिस वाले पहुंचे और पुलिस वाले नॉर्मल पूछताछ ही सारे कॉलोनी के घर में जा जाकर कर रहे थे। आप उनको जानते थे तो कितना जानते थे, कैसे इंसान थे वो, कहीं वो परेशान तो नहीं रहते और उनकी ज़िंदगी में किसी परेशानी के बारे में आप तो नहीं जानते। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे सवाल करने के लिए पुलिस वाले अब राकेश के भी घर पर पहुंच चुके थे और राकेश को भी जितना जो भी पता था उसने सारे जवाब दे दिए थे। और अब राकेश ने उस पुलिस वाले से सवाल किया। उसने कहा, आपको क्या लगता है उनकी मौत कैसे हुई है? वहाँ कुछ लोगों का कहना है उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन एक साथ 2-2 घरों में लोग सुसाइड कैसे कर सकते हैं? पुलिस वाले ने एक बार राकेश को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्यों, तुम्हें जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? लेकिन राकेश ने कहा, नहीं, बस यूं ही कॉलोनी की बात है और अच्छे लोग थे वो लोग, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस वाले ने तुरंत जवाब दिया, अभी तक की जांच से तो यही लग रहा है कि है तो ये सुसाइड ही, आगे तो पता चल जाएगा। और इतना कहकर पुलिस वाले वहां से जा चुके थे। राकेश के दिमाग में अब जो सवाल चल रहे थे वो सवाल और ज़्यादा बढ़ चुके थे। एक साथ 2-2 परिवार में जो कि अलग अलग हों, लोग कैसे सुसाइड कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है?
काफी देर तक यही सारी बातें सोचते सोचते आखिरकार राकेश अब ऑफिस के लिए चला गया। आज उसका मन काम में भी उतना नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में कभी लोगों की बातें घूमती और कभी खुद के साथ हुई रात की बात घूमती। और राकेश को अब वो आवाज़ें इसी तरह आई हुई या उसका वहम बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो ये बातें किसी से करके किसी से सलाह लेना चाहता था, लेकिन वो सलाह लेता भी तो लेता किससे। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता और निकल चुका था और इस एक हफ्ते में ठीक उसी तरह से जैसे पहले 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस कॉलोनी में 2 लोगों की और मृत्यु हो चुकी थी और अभी तक पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी। राकेश काफ़ी परेशान रह रहा था। उसने आखिरकार अपने उसी दोस्त से बात करने का तय किया जिस दोस्त से उसे इस ज़मीन का पता चला था। वो ऑफिस आज बिना ख़त्म किए ही अपने उस दोस्त के पास पहुंच चुका था और उस दोस्त के पास पहुंचकर उसने पहली रात से लेकर अब तक की सारी बातें अपने दोस्त को बता दी। दोस्त ने सारी बातें सुनते ही बिना कुछ कहे ही वो अपने ही ख्यालों में लगा जैसे गुम हो गया। राकेश ने दोबारा से अपने दोस्त से कहा, तू कुछ जानता है क्या? कुछ है क्या इस ज़मीन के बारे में जो तूने मुझे नहीं बताया, या जिसने ये ज़मीन बेची उसने मुझे नहीं बताया? इस पर उस दोस्त ने कहा, भाई एक बात तो है, लेकिन वो भी सुनी सुनाई है, तो मैं नहीं जानता वो बात कितनी सच है कितनी झूठ है। इस पर राकेश ने जोर देते हुए कहा, जो भी है बात, सुनी सुनाई है, कहानी है, जो भी है, मुझे जानना है। मुझे ये बातें कुछ अजीब लग रही हैं यार। एक ही कॉलोनी में लगातार एक हफ्ते में 4 लोगों की मौत हो गई और वो चारों लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जैसे उन्होंने सुसाइड किया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे जानना है, तू बस बता मुझे। इस पर उसके दोस्त ने उसे कई साल पुरानी बात बतानी शुरू की। उसने बताया, शहर के इस हिस्से में कभी कोई ज़मीन इसलिए नहीं बिकी क्योंकि इधर कभी कोई ज़मीन थी ही नहीं, लेकिन कुछ सालों तक क्योंकि ये शहर के बहुत अंतिम हिस्से में पड़ता था, लोगों का आना जाना बहुत कम ही हुआ करता था, तो लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर पहले एक तालाब हुआ करता था और उस तालाब को कुछ लोग भूतिया तालाब भी कहा करते थे। और अचानक लगा जैसे वो तालाब गायब हो गया और यहाँ पर खुद ब खुद जमीन निकल आई। ऐसा कैसे, ये बात हमें भी नहीं पता। और तभी इस एरिया में ज़मीन बिकने शुरू हुए और इधर के रेट भी बहुत कम थे। इस वजह से मुझे पता चला तो मैंने तुझे भी बताया। अब राकेश ने कहा, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सच ही है। शायद ऐसा ही कुछ है जिसके वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, क्योंकि पानी से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। लोगों के आसपास हमेशा पानी ही मिलता है और तो और लोगों के कपड़े पूरी तरह से गीले होते हैं, जैसे वो किसी नदी या तालाब में डुबो डुबो कर मारे गए हों। ये बात सुनकर राकेश का दोस्त भी अब थोड़ी देर के लिए सकपका चुका था। राकेश ने कहा, भाई तेरे जानने में ऐसा कोई है क्या कि अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उससे जूझने में मदद मिल सकती है? इस पर उसके दोस्त ने कहा, हाँ है तो हम जा सकते हैं उसके पास। और तुरंत ही वो अपने दोस्त राकेश को लेकर अपने जानने वाले एक बाबा के पास पहुंच चुका था। उन बाबा के पास पहुंचते ही राकेश को देखते ही उन्होंने तुरंत कहा, तुझ पर या फिर तेरे आसपास जल पिशाच का कहर है। ये बात सुनते ही राकेश को काफ़ी अजीब लगी। उसने पहले तो बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम कहा और कहा, बाबा पिशाच का तो पता नहीं, लेकिन जल से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी समस्या है, इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है।
इस पर बाबा ने इशारे से उसे और उसके दोस्त को सामने बैठने को कहा। वो दोनों सामने बैठ चुके थे और फिर बाबा ने थोड़ी थोड़ी बातें राकेश और उसके दोस्तों से पूछी और जानी। थोड़ी देर तक वो आंख बंद कर शायद कुछ देखने की कोशिश करने लगे और उन्होंने जब आंखें खोली तब उन्होंने कहा, मेरा कहा बिल्कुल सच है। वहाँ पर सच में कोई जल पिशाच का साया है और वो एक नहीं बहुत सारे हैं। क्योंकि जिस तालाब के बारे में शायद तुम लोगों ने कभी सुना होगा, जिसे शहर के बाहर होने का दावा किया जाता था और जिसे कुछ लोग भूतिया तालाब के भी नाम से जाना करते थे, वहीं पर सालों पहले एक बार किसी एक निर्दोष को मारकर डाल दिया गया था और धीरे धीरे उस निर्दोष ने अपने आसपास आने वाले लोगों को मारकर उसी तालाब में डुबाकर अपना खुद का सेवक बनाकर रखना शुरू कर दिया, जिससे उसके पास एक अच्छी खासी सेवकों की फौज खड़ी हो गई। और जैसा कि तुम सबको पता ही है, शहर को बढ़ाने वालों ने इन चीज़ों में बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उस तालाब को, जो कि खाली करवाना असंभव था, पता नहीं किसी तरीके से भरकर या खाली करवाकर उस जगह को भी बराबर करके वो ज़मीन सस्ते दामों पर बेच दी। और उसी ज़मीन पर राकेश जिस कॉलोनी में रहता है वो कॉलोनी बनी हुई है। इसके वजह से वो आत्मा, वो पिशाच अब इन सब लोगों से बदला लेना चाहती है। वो अपने स्थान पर आए हुए लोगों को कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। तब राकेश ने ये पूछा, मतलब बाबा, मैंने जो पहले दिन वो चीज़ें देखी थी, दीवार पर दरार आना, पानी का रिसना, हॉल में पानी का फैल जाना और किसी अजीब सी आवाज़ का मुझे बार बार बुलाना, वो भी क्या सच था? बाबा ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और कहा, वो तेरा वहम नहीं था, वो बिल्कुल सच था। तू शायद अभी तक इस वजह से बचा हुआ है कि तुझ पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, वरना पहला नंबर तेरा ही होने वाला था। इस वजह से उसने तेरे घर पर या तेरे घर के लोगों को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और जिन जिन घरों में भक्ति नहीं होती या फिर भक्ति का दिखावा होता है, उन उन घरों से वो धीरे धीरे एक एक करके लोगों को लेकर जा रही है और वो वहाँ किसी को नहीं छोड़ने वाली। वो बारी बारी सबको वहाँ से लेकर चली जाएगी। इस पर राकेश ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बाबा, प्लीज़ कुछ कीजिए, इसका कोई तो उपाय होगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं मैंने कितनी मुश्किल से, और वहाँ मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिसने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी वहाँ का ज़मीन लेकर घर बनाने में लगा दी है। प्लीज़ कुछ तो कीजिए, उस ज़मीन को ठीक कर दीजिए, जिससे हम में से किसी को भी अपने घर से बेघर होने की ज़रूरत ना पड़े। और बाबा ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उस आत्मा को अपने वश में कर लूँ, क्योंकि वो पिशाच योनि में जा चुका है। उसको उस योनि से मुक्त कराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय लगेगा, शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुझे अब इस बात के लिए अपने कॉलोनी वालों से बात करनी होगी, क्योंकि वो अनुष्ठान जो मैं करने की बात कर रहा हूँ वो मैं किसी के भी घर में बैठकर नहीं करने वाला हूँ। मुझे वहीं कॉलोनी के बीचों बीच ये अनुष्ठान लगातार 15 दिनों तक करना पड़ेगा, तब जाकर शायद उस जगह की शुद्धि करना संभव हो पाएगा। और राकेश ने इस बारे में कॉलोनी वालों से जाकर बात करना शुरू किया। कुछ लोग ये बातें मान गए और कुछ लोग ना तो ये बातें सुनना ही चाहते थे और ना ही मानने को तैयार थे। लेकिन बाकी लोग जो कि इन बातों पर राजी हुए थे, उन्होंने बाकी सबको समझाने के हिसाब से ये कहा,
वैसे भी यहाँ पर जिस तरह से मौत का सिलसिला चल रहा है, इन चीज़ों से हमारा कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। क्या पता सच में इनकी बात सच हो और वो बाबा हमारी मदद कर पाए। तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आप सब अगर इसमें साथ नहीं दे सकते तो कृपया करके इसमें विघ्न भी ना डालें। और कॉलोनी के उस बुजुर्ग इंसान की बात सब ने मान ली। वैसे भी कॉलोनी के बाहर अगर कोई पूजा पाठ हवन हो रही है तो इसमें बुराई ही क्या है। ये सोचकर बाकी सारे लोग चुप लगा गए और अगले दिन ही राकेश ने जाकर बाबा जी को बुलाया। बाबा जी ने जैसा कि कहा था, उन्होंने सारी तैयारियां पहले ही राकेश के दोस्त से बोलकर करवा ली थी। हाँ, लगातार 15 दिनों तक जो जो सामान उन्हें लगने वाला था वो चीज़ें लगातार वहाँ उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी राकेश और उसके दोस्त ने उठा ली थी। अनुष्ठान शुरू हो चुका था और आज रात ही लोगों को अजीब अजीब सी चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें लगातार अपने अपने घरों में, अपने अपने नलों के पास से सुनाई दे रही थी। लोगों को इन चीज़ों से अब डर लग रहा था, लेकिन बाबा ने ये सारी चीज़ें राकेश को पहले ही बता रखी थी और समझाई भी हुई थी कि शायद लोग परेशान होकर, डर कर वहाँ पर आकर सवाल जवाब करेंगे या फिर उन्हें इन चीज़ों से रोकने की वापस से कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि वो शक्ति, वो पिशाच पूरी तरह से अपनी ताकत लगाएगा कि किसी भी हाल में इस अनुष्ठान को बंद करवा दिया जाए। और आगे अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, तुम दोनों को सारी चीज़ें संभालनी है। और बाबा जी ने उन्हें कई सारे रक्षा सूत्र दे रखे थे, जो कि जो भी लोग उनके पास आकर ये बातें बताएं, उनको ये रक्षा कवच पहनने के लिए वो समझाएं। और ऐसा ही हुआ। सारे लोग वहाँ पर उनसे अजीब अजीब सी बातों के बारे में बताकर कुछ डरते और कुछ धमकियाँ देते कि ये चीज़ें बंद करवाओ वरना हम कुछ कर देंगे। और राकेश ने जैसे तैसे करके सारे लोगों को ये बातें समझाईं, सब लोगों को इन बातों के लिए राज़ी किया कि वो ये रक्षा सूत्र बांध लें, सिर्फ और सिर्फ अनुष्ठान के चलते रहने तक। चाहे कुछ भी हो, इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी होती है, इसलिए आखिरकार सारे लोग मान चुके थे और सारे लोगों के हाथों में वो रक्षा सूत्र बनते ही लगा जैसे सबके कानों से अचानक वो अजीब सी रोने, चिल्लाने, चीखने, पुकारने की आवाज़ें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब अनुष्ठान जिस तरीके से चलना था उस तरीके से चल रहा था। रह रह कर लोगों को अब कॉलोनी में साफ साफ कोई अजीब अजीब काली सी बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे आकार की आकृतियां चलती फिरती दिखाई देती, जो कि उस जगह पर पहुंचती जहां हवन चल रहा है और उससे थोड़े ही दूर में लगता जैसे जलकर हवा में कहीं मिलती जा रही हैं। ये सारी अजीब अजीब चीज़ें देखकर जो लोग अभी तक इन चीज़ों के लिए इनकार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी बन रहा था और अब उन्हें इन चीज़ों पर भरोसा भी होता जा रहा था। इस बीच बहुत सारी कठिनाइयाँ तो आईं, लेकिन उन सारी कठिनाइयों के लिए बाबा जी ने पहले से ही राकेश और उसके दोस्त को सारी बातें समझा कर बता कर रखी थी। और ये 15 दिन जैसे तैसे बीत चुके थे और आखिरकार अनुष्ठान संपूर्ण हुआ। अनुष्ठान के संपूर्ण होते ही लगा जैसे लोगों के दिमाग, जो कि इतने दिनों से बंधे हुए थे, वो किसी कैद से आज़ाद हो गए हों। और अनुष्ठान के पूर्ण होते ही बाबा जी ने ये कहा, अब
इस जगह की शुद्धिकरण पूर्ण तरीके से हो चुकी है और मैंने उस जल पिशाच को अपनी कैद में भी कर लिया है। उसकी सारी सेना को मुक्ति दिलवाई जा सकती थी, इसलिए उसकी सारी सेना को मुक्ति भी दिलवा दी गई है। तो अब तुम सब निश्चिंत होकर यहाँ पर रह सकते हो। और इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से उस कॉलोनी में ऐसी मौतों का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। बाद में कई सारे लोगों ने भी अपने हिसाब से उस जगह के बारे में इंक्वायरियां की और सारे लोगों को यही बातें पता चली कि सच में इस जगह पर कभी कोई ज़मीन थी ही नहीं। इस जगह पर तो एक तालाब था जिसे भूतिया तालाब के नाम से जाना जाता था और उसी तालाब के ऊपर या फिर उस तालाब को खाली करवाकर ये ज़मीन ज़बरदस्ती बनाई गई, जो ज़मीन इन्हें इतने सस्ते रेट्स पर बेच दी गई थी। ये सारी चीज़ें जानने के बाद लोगों को ये भी पता था कि उस जगह का शुद्धिकरण हो चुका है, उस जल पिशाच को कैद भी कर लिया गया है। फिर भी कुछ लोग जो सक्षम थे वो वहाँ से अपने घर, अपनी ज़मीनें बेचकर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले गए। लेकिन जो सक्षम नहीं थे वो आज भी वहीं उसी जगह पर बहुत शांति से रह रहे हैं। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो सके, क्योंकि मैं आज जहाँ भी हूँ वहाँ आप सबके प्यार और मदद के बदौलत ही हूँ। तो मैं आगे भी आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आप सबके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने से मुझे ये पता चलता है कि हाँ, आप सबका सपोर्ट सच में मेरे साथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।